हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो मैं आज आप सबके लिए हिंदी की ऐसी क्लास लेकर आई हूँ जो आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर पैट, जो इन सब में हिंदी पूछी जाती है। तो मैं आज जो आपके लिए एक क्लास लेकर आई हूँ ऐसी जो मतलब सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो देखें, जो आज हमारी क्लास होगी हम बिल्कुल ये क्लास शुरू से करेंगे। ठीक है, क्या बिल्कुल शुरू से करेंगे हम ये क्लास। तो जो हमारा आज का पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर कौन सा, पहला वर्णमाला। क्या होगा, वर्णमाला, जिसमें कि हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे हम वर्णमाला को। तो देखें यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, क्या जो हिंदी में हमारे क्या जो जो चैप्टर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर वो सारे चैप्टर लिख रखे हैं जो भी हमारे हिंदी में आते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि जो हम पहला हिंदी को हम देखो 3 भागों में बांटते हैं। किसमें, हिंदी को हम 3 भागों में। पहला होता है हमारा व्याकरण, दूसरा होता है शब्द या फिर वाक्य, या फिर एक होता है हमारा तीसरा हिंदी साहित्य। क्या होता है, वो होता है हमारा हिंदी साहित्य। तो देखें, बात करती हूँ मैं, इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा क्या, वर्णमाला। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा कौन सा, वर्णमाला। दूसरे में पढ़ेंगे हम क्या, संज्ञा। यानी कि देखो, अगर हम बुक के हिसाब से देखेंगे तो वर्णमाला का जो अगला चैप्टर होता है ना, चैप्टर नंबर दूसरा, तो उसमें जो देते हैं ना, उसमें हम संधि देते हैं। क्या, उसमें जो संधि आता है, क्या आता है, संधि। तो मैंने यहाँ पर संज्ञा लिख लिया। पढ़ना तो है, कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसके बाद में संज्ञा, फिर पढ़ेंगे हम सर्वनाम, फिर उसके बाद विशेषण, क्रिया, फिर अव्यय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह, फिर उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। अब देखें आगे फिर पढ़ेंगे हम क्या, वर्ण विन्यास या और शुद्ध वर्तनी। क्या, फिर पढ़ेंगे हम शुद्ध वर्तनी। अब देखते हैं किसमें, शब्द वाक्य में, कि हम शब्द वाक्य में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, शब्द वाक्य हम पढ़ेंगे पहले रस, क्या रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे और अलंकार, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे वाक्य, फिर वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। उसके बाद में हमारे आएंगे क्या, विलोमार्थी। क्या आएंगे, विलोमार्थी। फिर हमारे आएंगे क्या, पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची। फिर पढ़ेंगे क्या हम, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समश्रुत, हाँ क्या पढ़ेंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्द। क्या, अनेकार्थी। उससे अगला चैप्टर होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, फिर अपठित गद्यांश। उसके बाद में है क्या हमारा, लिंग, वचन, काल और कारक। क्या होगा, लिंग, वचन, काल और कारक, या फिर कारक काल। फिर उसके बाद में तत्सम पढ़ेंगे, तत्भव और शब्द रूप करेंगे। अब देखें, बात करते हैं किसकी, हिंदी साहित्य में। तो हम हिंदी साहित्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्रसिद्ध पंक्तियाँ, कौन कौन सी किस किस की पंक्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लेखक और रचनाएं और पुरस्कार, किस किस को पुरस्कार कब दिया गया है और कौन कौन सा पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर लेखक पढ़ेंगे और रचनाएं पढ़ेंगे। क्या, रचनाएं, कौन सी रचनाएं किसकी हैं। तो देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हमारा क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हमें हिंदी में पढ़ने हैं। तो देखो, अब हम शुरू करते हैं अगला। अब बात करते हैं हम बिल्कुल शुरू से, कहाँ से, हिंदी से। ठीक, अब पढ़ेंगे हम बिल्कुल हिंदी से। अब देखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहे हैं हम हिंदी से। अगर देखो, मैं हिंदी की बात करती हूँ, किसकी, हिंदी की। ठीक, अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि हिंदी जो है हमारा किस भाषा का शब्द है, क्या, अगर मैं बात करती हूँ कि हिंदी जो है हमारा ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, जो हिंदी है ना ये हमारा, तो हिंदी जो है हमारा ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी होगा हमारा किस भाषा का, फारसी भाषा का शब्द होगा। ठीक, किसका होगा, फारसी भाषा का शब्द। अगर मैं बात करूं कि जो हिंदी की निष्पत्ति है वो किसके द्वारा की गई है, बताएं, क्या कि हिंदी की जो निष्पत्ति है, हिंदी की निष्पत्ति, तो ये किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है। तो ये बताओ किसके द्वारा की गई है। देखो, ये की गई है हमारे किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। क्या बोला है कि मैंने, कि जो हिंदी की निष्पत्ति है, हिंदी की क्या निष्पत्ति है, ये किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है ईरानियों के द्वारा। ठीक, ये की गई है हमारी किसके द्वारा, ईरानियों के, किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा की गई है। ठीक, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ कि
हिंदी के थोड़े मतलब 1-2 पॉइंट दिवस के बारे में कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। तो हम बात करते हैं किसके, हिंदी के जो दिवस हैं वो कब बनाए जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सारे। अगर मैं बात करूँ कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, किसकी बात करती हूँ कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो देखें लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। पूछा जाए कि सीधा सीधा कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, फिर लिखती हूँ मैं यहाँ पर कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। आगे बात करती हूँ, पूछा जाए कि अगर मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। लिखा है मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है। तो देखें अगर मैं इन तीनों पॉइंटों के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहूँ कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो देखो हिंदी दिवस बनाया जाता है हमारा कब, 14 सितंबर को। कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक, आगे बात करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता, तो देखो विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगर मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हमारा 21 फरवरी को। कब, 21 फरवरी को। अब देखें अगर मैं कहूँ, इसमें मैं एक पॉइंट और लिखती हूँ। अगर मैं कहूँ कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी, यहाँ पर लिखा है मैंने अगला कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो मैं बात करती हूँ कब मिली थी ये, तो देखो ये मिली थी हमारी 14 सितंबर 1949 को। कब मिली थी, 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अब बात करते हैं आगे। कब मिली थी भारतीय संविधान में, कब भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता मिली थी तो वो कब मिली थी, देखो वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक, कब, 14 सितंबर 1949 को। अब देखो अब करते हैं, हम आते हैं अपने चैप्टर पर। जो हमें पढ़ना है क्या, वर्णमाला। क्या पढ़ना है हमें, वर्णमाला। तो देखिए जो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वर्णमाला। तो बात करते हैं किसकी, वर्णमाला की। हाँ देखें कौन सा हमारा चैप्टर होगा, वर्णमाला, यानी कि वर्णों की माला। किसकी माला, वर्णों की माला। ठीक, अब देखें अगर मैं बात करती हूँ क्या, वर्णमाला। ठीक, अगर मैं कहूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब पहले सुने, अगर मैं इसकी बात करती हूँ किसकी, वर्णमाला। अगर मैं वर्णमाला का इसका मैं क्या संधि विच्छेद करती हूँ कि इसका अगर मैं विच्छेद करती हूँ, संधि छोड़े कि अगर मैं इसका विच्छेद करती हूँ तो वर्ण का अर्थ क्या होता है और माला का अर्थ क्या होता है। देखें मैंने लिखा कि यहाँ पर वर्ण और फिर लिखा मैंने माला। क्या लिखा, माला। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वर्ण की और किसकी, माला की, तो बताएंगे कि मतलब वर्ण का अर्थ क्या होता है। देखो वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि। वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा क्या, ध्वनि। ठीक, अगर माला की बात करूँ तो देखो माला का अर्थ होता है समुदाय। क्या होता है, माला का अर्थ होता है समुदाय। क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा हमारा क्या, समुदाय। अब देखें अब बात करते हो किसकी, इसके परिभाषा की। किसकी, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। देखें
मैंने लिखा है किसकी, वर्णमाला की परिभाषा। तो बताएंगे किसकी, कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या, वर्णमाला। वर्णों के क्या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा सुनो, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्ण, क्या वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, किसमें, वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है। देखिए, मैंने लिखा है वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो बताएंगे वर्ण और किसमें, अक्षर में क्या अंतर होगा, किसमें, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वर्ण की, किसकी बात करती हूँ मैं, वर्ण। तो देखो, वर्ण किसे कहते हैं, पहले सुनिए। देखो, अगर मैं वर्ण की बात करूँ तो देखो, वर्ण का जो है अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता है, जो वर्ण है इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो वर्ण जो किसे कहते हैं, देखो, वर्ण कहते हैं कि जो हमारे मुख से निकली ध्वनि, ध्वनि को जो हम लिखित रूप देते हैं ना, उसको हम वर्ण कहते हैं। क्या, वर्ण। जो मैंने क्या बोला है, फिर से सुने, लिख भी दूंगी मैं यहाँ पर, कि जो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अक्षर। तो देखो, अक्षर क्या है कि अक्षर, अक्षर का मतलब होता है कि जिन्हें बोलने में रुकावट पैदा ना हो। अक्षर है कि जिन्हें बोलने में रुकने में रुकावट पैदा नहीं हो, तो मतलब उसे क्या बोलते हैं, हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम अक्षर बोलते हैं। या फिर मैं बोल दूं कि अक्षर के बारे में मैं बोल दूं कि जो ध्वनि, यानी अक्षर के बारे की जो परिभाषा है कि जो ध्वनि मुख से निकलकर, जो ध्वनि मुख से निकलकर क्या आकाश में व्यक्त हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अक्षर बोलेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर पहले वर्ण के बारे में लिखती हूँ कि मुख से निकली ध्वनि, मुख से निकली ध्वनि, ध्वनि को, मुख से निकली ध्वनि को ठीक, क्या है कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या वर्ण कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ किसके, अक्षर के बारे में। किसके बारे में, अक्षर के बारे में। तो अक्षर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कि क्या पढ़ेंगे, हम अक्षर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ध्वनि मुख से निकलकर, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए, तो उसको हम क्या, उसे क्या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षर कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे, अक्षर। तो ये हमने क्या पढ़ा, परिभाषा पढ़ी किसकी, वर्णमाला की।
मैंने यहाँ पर बताया है कि वर्णमाला, वर्ण का अर्थ होता है क्या, ध्वनि, माला का अर्थ होता है समुदाय। अब वर्ण की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर बताया कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखो, मैं आपको क्या हिंदी के ही मतलब इसमें कुछ पॉइंट कराऊंगी, यानी कि जो ऐसे पॉइंट जो मतलब परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो देखो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, क्या बोला है मैंने कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वो क्या होती है, देखो वो होती है वर्ण। क्या होती है, वर्ण। अगर मैं कहूँ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, मौखिक इकाई क्या होगी, तो वो होगी ध्वनि। क्या होगी, ध्वनि। अगर मैं कहूँ कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, क्या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो भी हमारी क्या होगी, वर्ण होगी। मैं यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट है 6-7 पॉइंट है, इनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखें, मैंने कहा कि भाषा की सबसे छोटी, क्या भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक, अच्छा सॉरी, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी कौन सी, ध्वनि। क्या होगी, वो होगी हमारी ध्वनि। मैं ये साथ के साथ लिख दूंगी इसके आंसर। क्या होते हैं, वो होती है हमारी ध्वनि। अगर मैं बात करती हूँ कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, तो वो होगी हमारी क्या, वर्ण। क्या होगी, वर्ण। अब मैं बात करती हूँ कि ये है क्या, लिखित। यहाँ पर ध्यान देना, लिखित यहाँ है हमारी मौखिक। अब बात करते हैं, मैंने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या बस खाली सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या होगी, वो भी हमारी होगी क्या, वर्ण। क्या होगी, वर्ण। अगर मैं बात करूँ, अब देखो अगर मैं लिखती हूँ कि अर्थ के आधार पर, क्या बोला है मैंने कि अगर मैं कहूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने भाग होते हैं, तो देखो भाषा के होते हैं 2 भाग। अर्थ के आधार पर भाषा के कितने भाग होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है शब्द और एक होता है वाक्य। क्या, एक होता है शब्द, एक होता है वाक्य, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये ऐसा पॉइंट है जो मतलब सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए, मैंने लिखा है कि अर्थ के आधार पर, क्या कि अर्थ के आधार पर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो ये होते हैं कितने, कौन से, 2। पहले की बात करूँ, पहला होता है हमारा शब्द। अगर दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होता है हमारा वाक्य, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या होता है, वाक्य। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अगर मैं कहूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अर्थ के आधार पर बतानी है, क्या कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लिखा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की
सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी कौन सी, शब्द। क्या हो जाएगी, शब्द। ये है हमारी किसके अर्थ के आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं कि अगर मैं कहूं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई जो होगी भाषा की सबसे छोटी, वो भी हमारी कौन सी होगी, शब्द। लिख देते हैं मैं यहाँ पर ये सब पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या होगी, वो भी हमारी होगी कौन सी, शब्द। क्या होगी, शब्द। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, क्या अगला पॉइंट जो होगा वो होगा क्या हमारा, कि मैं कहूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो देखो वो होगी हमारी क्या, वाक्य। क्या होगी, वो होगी हमारी वाक्य। लिखा है कि अर्थ के आधार पर अर्थ के, क्या बोला है मैंने, कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो बताएंगे वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी क्या, वाक्य। क्या होगी, वाक्य। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि अगर मैं कहूँ कि भाव, मैं कहूँ कि भाव एवं भाव अर्थ के आधार पर, भाव अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या होगा, क्या बोला है मैंने कि भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, सॉरी क्या बड़ी बताने की, बड़ी क्या होगी, पूछा है मैंने कि भाव या क्या भावार्थ, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सॉरी सबसे बड़ी इकाई क्या होगी। तो बताएंगे क्या, क्या होगी सबसे बड़ी इकाई, क्या पूछा है, भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी होगी हमारी क्या, वाक्य। क्या होगी, वाक्य। ठीक, अब देखें अगला पॉइंट है कि हमारा, अगर मैं कहूँ कि भाव के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है, अंग पूछा है मैंने कि भाषा, भाव के आधार पर लिखा है कि भाव के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, भाव के आधार पर सबसे छोटा अंग, तो बताएंगे ये क्या होगा हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, शब्द। क्या होगा, ये होगा हमारा शब्द। ठीक, ये क्या होगा, शब्द। अब देखो ये मैंने यहाँ पर जितने भी ये सारे पॉइंट लिखाए हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे मतलब पूछे जाते हैं। ठीक, क्या, जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी, वर्णमाला की। ठीक, वर्ण के बारे में हम पढ़ रहे थे, वर्णमाला के बारे में। अब पहले हम बात करते हैं किसकी, वर्ण के बारे में। ठीक, कि हमारे वर्ण कितने होते हैं, क्या वर्ण जो है हमारे कितने होते हैं। ठीक है, क्या वर्ण, और कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, वर्ण के बारे में। देखें, बात करेंगे हम पहले वर्ण कि वर्ण हमारे कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं। देखो अगर हम बात करें वर्ण, तो इस वर्तमान में जो हमारे वर्ण हैं, वर्णों की संख्या हमारी कितनी, 53, जो मतलब कुल वर्ण है वो है हमारे कितने, 53।
देखो पहले हमारे बामन थे, कितने थे? बामन, लेकिन एक अब बढ़ चुका है जिसे हम क्या बोलते हैं? वशिष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं? वशिष्ठ व्यंजन बोलते हैं। वर्तमान में कितने वर्ण होंगे हमारे? 53। देखो कैसे कैसे होंगे, मैं ये यहाँ पर आपको बता देती हूँ कुल वर्ण। अब देखें, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। पहले बात करते हैं हमारे कितने स्वर। तो देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11। सबको पता है कितनी होगी? 11। अब बात करते हैं हम किसकी? व्यंजन। किसकी? व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? ये भी पता होगा। कितने होते हैं व्यंजन? 33। कितने होते हैं व्यंजन हमारे? 33। अब बात करते हैं मैं किसकी? संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? किसकी बात करती हूँ मैं? संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4। कितनी होती है? 4। अब बात करती हूँ मैं किसकी? अब देखें आगे, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। अब आते हैं हमारे कौन से? संयुक्त हो गए, हाँ। और इसमें आएंगे हमारे कौन से? अयोगवाह। क्या होंगे? अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। अब बात करते हैं आगे हमारे कौन से? द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण व्यंजन। क्या होंगे हमारे? 2 हो जाएंगे हमारे क्या? द्विगुण व्यंजन, जिन्हें बोलते हैं हम क्या? उच्छिप्त व्यंजन भी। क्या बोलते हैं इनको हम? उच्छिप्त व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी हमारी कितनी? 2। कितनी होगी? 2। अब एक होगा हमारा कौन सा? वशिष्ठ व्यंजन। एक जो होगा वो होगा हमारा क्या? वशिष्ठ व्यंजन। वशिष्ठ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? वो होगी हमारी 1। अब इनको टोटल करते हैं। इनका जो टोटल होगा वो बैठेगा हमारा कितना? 53। यहाँ पर 11 और 33 कितने हो गए? 44। कितने हो गए यहाँ पर हमारे? ये हो गए हमारे कितने? 44। ठीक, 44 और 4 कितने हो गए? 48। 48 और 2 कितने हो गए हमारे? 50। और 2 52 और 1 कितना होगा हमारा? 53। कितना हो गया? 53। तो हमारे जो टोटल वर्ण बैठे हैं ना, कुल वर्णों की जो संख्या बैठी है वो है हमारी कितनी? 53। कुल वर्ण जो होंगे हमारे, तो वो होंगे हमारे कितने? 53। कितने हो जाएंगे? 53। ठीक, कितने होंगे? वो हमारे होंगे 53। बता दिया मैंने कि वर्णों की संख्या हमारी, कुल वर्ण कितने हैं और कौन कौन से कितने वर्ण हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखें आगे, अब मैं बात करती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ मैं। आगे की बात करते हैं, ये यहाँ पर लिख लेना। अब बात करती हूँ वर्णमाला की। किसकी? वर्णमाला की। देखो वर्णमाला की परिभाषा तो मैंने बता दी थी। अब देखें, अब मैं वर्णमाला को 2 भागों में बांटती हूँ। किसको? वर्णमाला को 2 भागों में। ठीक, पहला होता है क्या हमारा? स्वर। दूसरा होता है हमारा क्या? व्यंजन। दूसरा क्या होगा हमारा? व्यंजन। अब देखो, स्वर को संस्कृत में बोला जाता है क्या? अच। संस्कृत में क्या बोला जाता है? इसको अच। व्यंजन को क्या बोला जाता है संस्कृत में? हल। क्या बोला जाता है? हल। संस्कृत को क्या बोला जाता है? संस्कृत में क्या बोला जाता है? व्यंजन को हल। और स्वर को क्या बोला जाता है? अच। क्या बोला जाता है? अब देखो, अब पहले पढ़ेंगे हम क्या? स्वर। पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। ठीक, कि कौन कौन से स्वर हैं, स्वर किसे बोल कहा जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब बात करते हैं हम पहले किसकी? स्वर की। पहले बात करते हैं हम किसकी? स्वर की। तो देखें, स्वर किसे कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? स्वर, तो बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं। देखो, स्वर कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो मैंने क्या कहा स्वर के बारे में? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं।
क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्वर बोलते हैं। क्या, उनको बोलते हैं स्वर। अगर मैं कहूँ कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मैंने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की तो बताएंगे क्या कि स्वरों की संख्या कितनी होगी। तो स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं देखें, कौन कौन से होते हैं देख लें। यहाँ पर पहले ए, आ, ई, बड़ी ई, आई, ए, ओ, और क्या होता है, औ। क्या होता है, औ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये द्वार से लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर ये इसके पीछे बिंदी लग जाए। अच्छा शुरू से देखो, शुरू से लिख देते हैं। पहला होता है हमारा क्या, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, ए, आई, और औ, और ओ। कितने हो गए अब हमारे, तो ये हमारे कितने हो गए, 11। कितने होते हैं, 11। ठीक, कितने हो गए, ये हो गए हमारे स्वर कितने, 11। ठीक है, क्या हो गए, 11। ठीक, स्वर बता दें कि स्वर किसे कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, कितनी होती है, 11। अब देखें आगे, क्या देखें, अब आगे बात करते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि देखो अभी तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुल वर्ण हमारे कितने होंगे, कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी है, 53। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ कि कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार, यहाँ पर लिख देती हूँ, किसके अनुसार बताना, कामता प्रसाद। तो बता इनके अनुसार कितनी होगी, इनके अनुसार थी कितनी, 43, यानी कि 53। सॉरी, कितनी थी, 43। कितनी थी, 43। किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी थी, वो थी हमारी कितनी, वर्णों की संख्या कितनी थी, 43। ठीक, कितनी थी, 43, यानी कि 53। अब देखें आगे, अब बात करते हैं हम किसकी, आगे की, ये भी होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या स्वर बता दिया, स्वर बता दिया आपके कि स्वर किसे कहते हैं, कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि उच्चारण के आधार पर, क्या, अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर मैंने कहा कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो देखो उच्चारण के आधार पर बताना है आपको, अरे है मक्खी, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होंगे, स्वरों की संख्या तो बताएंगे। देखो ये होती है हमारी कितनी, 10। कितनी होती है, 10। कैसे होती है, देखो इसमें जो है मैंने लिखाया ए, आ, फिर लिखा मैंने छोटी ई, फिर बताया बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, ए, आई, और ओ, और क्या, औ। तो ये बताया था मैंने कितने स्वर, 11। अब देखो उच्चारण के आधार पर 10 की संख्या कैसे होती है, उच्चारण के आधार पर 10 की संख्या। तो ये जो ए है ना, ए जो है ये हमारा, देखो ए जो है, ये ए हमारा एक उदासीन है। क्या है, ए को बोलते हैं हम उदासीन। ए क्या होगा हमारा, एक उदासीन, यानी कि ए की कोई मात्रा नहीं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, क्या इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसे हम उदासीन बोलते हैं।
इसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? उदासीन बोलते हैं। किसको? जो ए है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम उदासीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन। देखो ए को, तो ए को हम हटा देंगे तो इसके उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? तब होगी हमारी 10। क्या होगी? 10 होगी। किसकी? स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी? 10 होगी। ठीक, और नहीं इसकी कोई मात्रा भी नहीं होती। अब बात करते हैं आगे। अब मैं कहूँ कि अगर बात करते हैं आगे कि स्वरों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, किसका? मैं बोलती हूँ कि स्वरों को वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, स्वरों का वर्गीकरण। कैसे होगा स्वरों का वर्गीकरण? देखो, किसका स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा? अब मैं बोलूं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने भागों में बटे हैं? क्या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भाग होते हैं? जब होते हैं 2। देखें कैसे। उत्पत्ति के आधार पर भाग कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है हमारा कौन सा? मौलिक स्वर। मौलिक स्वर, या फिर मैं बोल दूं इसको क्या? मूल स्वर। या मैं बोल दूं इसको क्या? मूल स्वर। ठीक, क्या बोल दूं? मूल स्वर। ठीक, पहला ये होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है हमारा क्या? संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। ठीक, मौलिक स्वर को ही हम, इसको हम और क्या बोल देते हैं? इसको हम ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं। किसको? इसको हम ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ह्रस्व स्वर। अब देखें आगे, आगे बात करते हैं किसके बारे में? मौलिक स्वर और किसके बारे में? संधि स्वर के बारे में। देखें, पहले लिखा था मैंने क्या? मौलिक स्वर, या फिर मैं लिख दूं मूल स्वर। ठीक, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ इसको। क्या यहाँ पर? चलो ठीक है, मैं मूल स्वर भी लिख देती हूँ साथ के साथ ही। तो देखो, अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखो, मूल स्वर किसे कहा जाता है? क्या मूल स्वर किसे कहा जाता है? कि अब मूल स्वर किसको कहा जाता है? कि जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोला है मैंने? परिभाषा फिर से सुनी कि जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उनको हम मूल स्वर बोल देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी परिभाषा। जिन स्वर का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें हम मौलिक स्वर कहते हैं। उन्हें मौलिक या फिर मूल स्वर कहते हैं। मौलिक स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं बताएंगे? कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा ए। ठीक, क्या होता है? एक तो होता है ए, एक होता है छोटी ई, एक होता है छोटा हु, और एक होता है रैसे ऋषि। तो इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है एक खंड द्वारा। किसके द्वारा? एक खंड द्वारा होता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे किसकी? बात करते हैं किसकी? संधि स्वर की। तो
तो देखो संधि स्वर की परिभाषा क्या होगी, संधि स्वर की परिभाषा ये यहाँ पर ये 4 है, ठीक, क्या है 4, फिर से लिख देती हूँ मैं, क्या है 4। संधि स्वर की परिभाषा होगी कि जिन स्वर का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संधि स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम संधि स्वर बोलते हैं। क्या लिखा है, मैं क्या है इसकी परिभाषा, जिन स्वर का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब देखें कैसे, क्या कहते हैं, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं, ठीक। अच्छा देखो, अगर मैं संधि स्वर की बात करूँ, देखो संधि स्वर को भी हम क्या 2 भागों में बांटते हैं, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। किसको, संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, पहला बात आती हूँ मैं, तो पहला क्या होगा, पहला होगा दीर्घ स्वर। पहला क्या होगा हमारा, दीर्घ स्वर। दूसरा होगा हमारा कौन सा, संयुक्त स्वर। दूसरा क्या होगा हमारा, संयुक्त स्वर। किसको, संधि स्वर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला होगा दीर्घ स्वर, दूसरा होगा हमारा क्या, संयुक्त स्वर। क्या होगा दूसरा हमारा, संयुक्त स्वर, ठीक। कौन सा होगा, संयुक्त स्वर, ठीक। किसमें बांटते हैं, संयुक्त स्वर में। अब बात करते हैं आगे, देखें आगे। अब मैं बात करती हूँ पहले दीर्घ स्वर की बात, किसका उदाहरण है पता है, संधि स्वर का। किसका, संधि स्वर का। अब मैं बात करती हूँ पहले किसके, किसकी बात करते हैं, दीर्घ स्वर की, यानी कि संधि का जो पहला भाग है वो कौन सा है हमारा, दीर्घ स्वर। क्या, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, दीर्घ स्वर कहेंगे कि, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, देखो दीर्घ स्वर कहते हैं कि 2 समान, क्या, 2, देखो मैं यहाँ पर इसकी सीधी सीधी परिभाषा लिख देती हूँ कि 2 लिखा है कि 2 समान, लिखेंगे कि 2 समान मूल स्वर, लिखा है। दीर्घ स्वर के बारे में लिख रही हूँ, किसका उदाहरण है, संधि का। किसका उदाहरण, ये संधि स्वर का उदाहरण है। अब देखो लिखा है कि 2 समान मूल स्वरों के मिलने से, ठीक है, क्या लिखा है कि 2 समान मूल स्वरों के मिलने से बने स्वर को क्या, मिलने से बने क्या, स्वर। हाँ, फिर से देखें कि 2 समान मूल स्वरों से मिलने से, 2 समान स्वरों के, थोड़ी परिभाषा में दिक्कत हो रही है, क्या, कि 2 समान मूल स्वरों के मिलने से बने स्वर, क्या, बने स्वर क्या कहते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। उन्हें यहाँ पर लिख देती हूँ, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखें कैसे होंगे ये देखें। 2 बोला है कि 2 समान मूल स्वरों के मेल से, 2 समान मूल स्वरों के मेल से बने स्वर को हम क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, दीर्घ स्वर। अब देखें कैसे, मैंने लिया यहाँ पर क्या, ए, धन ए, तो ये भी तो हमारा स्वर है, ये भी हमारा स्वर है। कैसे स्वर है, ये दोनों हमारे कैसे हैं, 2 समान स्वर है। कैसे, 2 समान। अब इनसे मिलकर क्या बनेगा, आ, तो ये भी तो हमारा एक स्वर है, क्या है, ये भी तो हमारा एक स्वर है। तो ये कैसा बनेगा, मिलने से बने स्वर को ही हम क्या कहते हैं, ये 2 मूल स्वर के बनने से जो मतलब स्वर बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये किसने होते हैं हमारे। अब देखें मैंने ली यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर भी छोटी,
ये भी हमारे स्वर है, ये भी स्वर है, तो इनसे मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। मैंने लिया यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर लिया छोटा ऊ, इनसे मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। अब देखें यहाँ पर ये दीर्घ स्वर होगा। अब मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कौन सा, दूसरा। दूसरा क्या है हमारा, संयुक्त स्वर। क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा संयुक्त स्वर। अच्छा बताएंगे कि संयुक्त स्वर क्या होगा, संयुक्त व्यंजन के बारे में तो पढ़ा होगा, अब क्या संयुक्त स्वर। अच्छा देखो ऐसे ही है क्या, संयुक्त स्वर। अगर मैं संयुक्त स्वर की बात करूँ तो देखो संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होंगे, किसकी बात करती हूँ मैं, संयुक्त स्वर की। तो देखे संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। हाँ क्या है कि दो, देखो संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के मेल से, दो भिन्न स्वरों के मेल से, स्वरों के मिलने से, सीधा सीधा ऐसे लिख देती हूँ मैं, स्वरों के मिलने से बने स्वर। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, संयुक्त स्वर। उन्हें कहेंगे हम संयुक्त स्वर। अब देखें ये कैसे बनते हैं, जैसे अब मैं इनका एग्जाम्पल लेती हूँ। अब देखें ये कैसे बनेंगे हमारे, कैसे कैसे बनते हैं, इनकी बात करती हूँ कि इसकी में संयुक्त स्वर जो बनते हैं हमारे, ये कैसे कैसे बनते हैं। देखें अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर ए, तो बताएंगे कि ये किस किस स्वर से मिलकर बनता है। देखो ये बनता है हमारा ए धन छोटी ई से, किससे, छोटी ई से। तो देखो ये क्या है, ये हमारे भिन्न स्वर है, ये भी अलग है, ये भी स्वर। इनके मेल से क्या, एक नया शब्द मिलने से क्या अगला स्वर बनना है। ठीक है, अब मैंने लिया यहाँ पर क्या, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ए, क्या ले लिया। अब देखो ये कैसे भिन्न स्वर होंगे, जैसे कि यहाँ पर ए हो गया और क्या होगा हमारा ए, तो इनके मिलने से बनेगा। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया ओ, तो बताएंगे ये किस किस से मिलकर बनता है। ये बनता है हमारा ए धन किससे, ऊ से मिलकर, किससे, ऊ से। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर ओ, तो ये किस किस से मिलकर बनता है, ये मिलता है ए धन किससे मिलकर, ओ से मिलकर। तो ये क्या हो गए हमारे संयुक्त स्वर। क्या हो गए, ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, संयुक्त स्वर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके अब ये जो पढ़ा है ना हमने, तो ये जो पढ़ा हमने किसके बारे में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने कि वो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे पढ़ेंगे हम कि उच्चारण, मैं बोल दूं कि उच्चारण या फिर काल या फिर मात्रा के आधार पर, उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।